आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो कॉन्टेक्ट टच, मैंने बोला ना नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कॉन्टेक्ट में कौन सा वाला होता है, कॉन्टेक्ट में है भाई, मैंने बोला ना मुझे किसी को मारना है तो उसको टच करना जरूरी है। हवा में तो नहीं मारूंगा, हवा में मारूंगा तो वो लोग पागल बोलेंगे, ठीक है। तो वो है आपका मस्क्यूलर फोर्स। कौन सा है, मस्क्यूलर फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। दूसरा है आपका चाहे कॉन्टेक्ट फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। तो ये सब आपके कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है। गुजराती में कहेवा જોઈએ तो आ છે તમારા બળના પ્રકાર આને કહેવાય ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અને વિદ્યુત પ્રવાહ ચુંબકીય બળ। આ તો ન્યુક્લિયર ફોર્સ ગુજરાતીમાં પણ એ જ કહેવાશે। સંપર્ક બળ અને નોન સંપર્ક બળ, असंपर्क बल આવું પણ બોલી શકો છો। मस्क्यूलर फोर्स यानी आपकी बॉडी में से जो प्रोड्यूस होता है उसको मैं बोलूँगा मस्क्यूलर फोर्स। बीजू है मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिक बल कहवाय, याद रखो आनु गुजराती नाम है यांत्रिक बल। बीजू एक कहिए तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इट इज द वन टाइप ऑफ दी फोर्स है फ्रिक्शन, એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય ઘર્ષણ। શું કહેવાશે, ઘર્ષણ। समझ में आया। तो घर्षण जो फ्रिक्शन है उनके लिए भी क्या होना चाहिए, टच होना जरूरी है। जैसे आप चलते हो तो आपकी लैंड और आपके जो चंपल की जो नीचे की सरफेस है वो आपको क्या करना होगा, जब टच होगे तभी वो फ्रिक्शन होगा, नहीं टच होगे तो आप चल भी नहीं पाओगे। तो ये आपके नॉन कांटेक्ट के टाइप हुए, ये आपको सॉरी एक कांटेक्ट के टाइप हुए और ये आपके नॉन कांटेक्ट के टाइप हुए। रेडी। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करना, क्योंकि ये सब बेसिक है। अगर यही आपको समझ में नहीं आता है तो चैप्टर का आगे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इतना रॉकेट साइंस भी इसमें नहीं है कि व्हाट इज फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए, मैंने एम बता दिया। मास यानी डर, कोईपण पदार्थનું डर। एक्सेलरेशन ने गुजरातीમાં શું કહેવાશે, પ્રવેગ કહેવાશે, याद રાખજો પ્રવેગ। અને મેં સમજાવ્યું હતું કે પ્રવેગ જ્યારે તમારી અંતિમ ગતિ શરૂઆતની ગતિ કરતાં ઓછી હોય તો પ્રતિપ્રવેગ કહેવાય, અને પ્રતિપ્રવેગમાં નિશાની કેવી આવશે, માઇનસની નિશાની આવશે। આ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતીમાં પણ છે એટલા માટે બોલું છું। જે આપણે રિટાર્ડેશન વાપરેલું वहाँ यूज करेंगे प्रतिप्रवेग गुजराती में, ठीक है। तो ये हो गया ये। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स हो गया आपका, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, दोनों फोर्स हो गए आपके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी फोर्सेस, जिन्हें गुजराती में कहवाय बळना गुणधर्मो, प्रॉपर्टीज ऑफ दी फोर्सेस। अब देखो पहली चीज है आपकी प्रॉपर्टीज में, पहली चीज है आपकी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस। अब देखो फोर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। और तीसरा है नेचर। ये सारी इंपोर्टेंस उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। 2 मार्क में पूछा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 मार्क्स। अब बोलोगे सर डायरेक्शन क्या है, आपने वो डोरदा खींच वाली रमत तो देखी होगी। इसमें जो फोर्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जिस पार्टी का फोर्स ज़्यादा होता है वो पार्टी जीत जाएगी, पूरा वो थ्रेड वो खींच लेगी। तो यहाँ वो समझाने के लिए मैं एक पिक्चर रेडी करता हूँ। जैसे कि ये आपकी सरफेस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। दोनों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है और इक्वल, ये भी एफ है और ए बी एफ है, बट डायरेक्शन ओनली अपोजिट है। ये एफ है तो ये माइनस एफ है। माइनस क्यों रखा, डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अपोजिट है तो और इक्वली, अगर इक्वल वैल्यू है तो वो हुआ इक्विवेलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस फोर्स। कब बोलोगे, जब उसकी वैल्यू क्या हो, जब उसकी वैल्यू सेम हो बट कैसी हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसको मैं बोलूँगा इक्विवेलेंस फोर्स। इक्विवेलेंस हम बैलेंसिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। बट जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तब वो अपनी जगह से हट जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ F है और यहाँ 2F है तो क्या होगा भाई, यहाँ F है और यहाँ क्या है 2F है, तो आपका ऑब्जेक्ट इधर खींच जाएगा, ठीक है। नेचर, अब नेचर में क्या आएगा भाई, यानी
नेचर में क्या आएगा आपका, अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। नेचर में दो तरफ के नेचर होते हैं, एक तो कॉम्प्रेसिव, जिसको मैं बोलूंगा गुजराती में क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेस करना यानी दबाण, गुजराती में शू कहेवाय दबाव, ठीक है, क्या तनाव बल, गुजराती में शू कहेवाशे तनाव बल, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। दूसरा ये वन टाइप ऑफ दी नेचर, दूसरा टेंसाइल। टेंसाइल यानी आप क्या करोगे, उसको खेचान, गुजराती में शू कहेवाय खेचान बल, यानी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो या कोई भी एक सिंपल एग्जांपल के लिए बता दूं, एक वायर है, उसको मैं अलग अलग डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में खींचूं तो उसमें कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, टेंसाइल फोर्स। दबाओ तो क्या होगा आपका, कॉम्प्रेस फोर्स। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, अगर आप अंदर कंटिन्यू फोर्स लगाए तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन। और यही डायरेक्शन ऐसी हो, चलो ऐसी डायरेक्शन हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो, इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन इज रिक्वायरमेंट। क्या है भाई, अपोजिट डायरेक्शन आपकी क्या है, जरूरी है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टेंसाइल। याद रखना, पूछा जाता है कि वेयर टेंसाइल फोर्स इज प्रोड्यूस, जब अपोजिट डायरेक्शन हो, किसकी अपोजिट डायरेक्शन हो, आपकी फोर्स की, तब आपका टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस होगा। और फोर्थ और लास्ट आपकी एप्लीकेशन मतलब प्रॉपर्टीज है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सूचे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये लास्ट आपकी प्रॉपर्टीज है और कैरेक्टरिस्टिक है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब वो क्या चीज है, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उसी को मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, यानी जे बिंदुए તમે फोर्स लगाડો છો એને શું કહેવાય, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एट पॉइंट द फोर्स इज एप्लाइड, जे बिंदुए तमारू बળ શું થાય છે, જે बिंदुए तमारू बળ એપ્લાइड થાય છે तो ये बिंदु ने शू कहवाय छे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इनके प्रॉपर्टीज है, मैंने बोला ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कुछ नहीं है, डायरेक्शन है वो मैंने समझा दिया था, मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू अगर सेम है तो वो इक्विवेलेंस फोर्स किया जाएगा। नेचर में मैंने लिख दिया है कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस। कॉम्प्रेसिव गुजराती में कहेवाय तनाव, यानी आपणे बंने बाजुथी एने दबाण आपीए, और टेंसाइल यानी कोई वायर है उसको दोनों तरफ से और अपोजिट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट वाला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जे बिंदुए तमारो बળ एप्लाइड थाय ते बिंदुने शू कहेवाय छे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये हो गया प्रॉपर्टीज। अब दूसरा टॉपिक है हमारा इफेक्ट। प्रॉपर्टीज की जगह मैं क्या बदल देता हूँ, इफेक्ट। अगर आपका लिखना बाकी है वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो, ठीक है, और सही से रिवाइज कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे साथ ही लिखते रहो और समझते रहो तो ही आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होगा भाई, इफेक्ट ऑफ फोर्स गुजराती में शू कहेवाय, बळनी असरो। शू कहेवाय छे भाई, बळनी असरो, ठीक है। बळनी असरो यानी इफेक्ट ऑफ दी फोर्सेस, कई सारे इफेक्ट होती है। जैसे हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चले जाए तो उसकी स्पीड में इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप उसकी अपोजिट आए तो क्या हो सकते हैं, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो पहली इफेक्ट मैं लिख देता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट द स्पीड, ठीक है। यानी पहली इफेक्ट है स्पीड में क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज कर जाएगी। दूसरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब गुजराती में शू कहेवाय, जुओ आनाथी शू थाय, गतिमां वधारो घटाडो करी शकाय छे। गतिमां शू करी शकाय छे, वधारो घटाडो करी शकाय छे। गुजराती में लखी दઉં છું, गतिमां वधारो घटाडो करी शकाय छे, वधारो अथवा घटाडो करी शकाय छे, करी शकाय छे। अने आनाथी शुं थई शके, दिशा बदली शकाय छे, दिशा बदली शकाय छे। यानी जो लोग गुजराती मीडियम के हो उनको भी दिक्कत ना हो ऐसी मेरी ट्राई है।
तो डायरेक्शन आप क्या चेंज कर सकते हो, बदल जाते हो। ओके, दूसरा चेंज द साइज। मैंने अभी देखा ना कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल, उसमें उसका शेप भी और साइज भी बदला जा सकता है। चेंज द शेप एंड साइज। तो एनाથી શું થાય છે, તમારો આકાર બદલી શકાય છે, ठीक है। तो आ बधी एनी असरों है। इसके अलावा कई और इफेक्ट है, बट ये मेन है आपके 2 मार्क्स के लिए, ये तो नहीं पूछी जाती, बट उसमें क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, इफेक्ट हो गया। अब आगे का टॉपिक चलते हैं हम मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या है और न्यूटन ने क्या कहा गया था। देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया था कि जिस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स नहीं लगाए तब तक वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा और स्टेडी है तो स्टेडी कंडीशन में रहेगा। जब तक फोर्स ना लगे तब तक, फोर्स लगेगी तो हमने अभी देखा उसके इफेक्ट, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, साइज भी चेंज हो सकती है, उनकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो भी चेंज किया जाता है, डायरेक्शन बदल। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था इनर्शिया वाला, गुजराती में कहवाय जड़त्वनो गुणधर्म। अब पब्लिक ने पूछा कि न्यूटन साहब आपने ये तो बता दिया कि फोर्स लगाना जरूरी है, बट कितना लगाएंगे, तो वो उसने डिराइव किया फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन। इसीलिए सेकंड लॉ आया कि F = ma, जो हमने अभी डिस्कस किया। मास एंड एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करके आपको टोटल वैल्यू ऑफ की फोर्स मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आया है। अब मोमेंटम, एक्चुअली फोर्स मोमेंटम के डेरिवेशन से ही आया था, ठीक है। तो यहाँ जान लो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। तो टाइटल मारो मोमेंटम का गुजराती नाम थाय छे वेगमान। क्या शू थाय छे, वेगमान, ठीक है। उनका सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, P = mv। m तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, m तो मैंने क्या है ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिया है, डॉट और किलोग्राम, उसका यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। v यानी वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। बट आप इसका आगे डेरिवेशन करोगे, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स। जैसे ये P है, ठीक है, मोमेंटम P है, तो उसका डेरिवेशन से F मिलेगा। मास आपका कांस्टेंट है और वेलोसिटी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलने का, जिसको डिफिकल्ट लगे मैं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन with respect to time, ऐसा बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन भी होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने फाइंड किया था। मास m का होगा kg, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ये भी चलेगा जो मैंने बॉक्स बनाया है, और ये लिखोगे तो भी चलेगा। अब आते हैं सीधा मोमेंटम का यूनिट के बारे में। तो मोमेंटम का यूनिट मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट आपका मोमेंटम का है, ठीक है। वो हमने देख लिया कि व्हाट इज मोमेंटम, उनका फॉर्मूला क्या होता है, और उनका डेरिवेशन के साथ हमने F = ma कहाँ से आया वो भी हमने जान लिया, ठीक है। एक देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। याद रखना, इस फॉर्मूला से ही हमें पता चल जाता है जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान रखना भाई कि जिसका मास ज्यादा उतना मोमेंटम भी ज्यादा होगा। और ये सब किसके लिए है भाई,
ये सब मैंने किया वो किसके लिए है, याद रखना हमेशा लीनियर के लिए है। लीनियर वेलोसिटी होती है ना, लीनियर वेलोसिटी उसके लिए है। गुजरातीમાં શું કહેવાય, રેખીય વેગ। તો આનાથી જે વેગમાન મળે છે એને શું કહેવાય, રેખીય વેગમાન પણ કહેવાય। लीनियर मोमेंटम भी કહેવાશે રેખીય વેગમાન। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। समझ में आया भाई? देखो भाई मैंने एक एक स्टेप यूनिट के साथ समझाया है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी इफेक्ट क्या होगी वो मैंने हर तरफ से समझा दिया है। तो मोमेंटम, वेगमान, लीनियर वेलोसिटी, मोमेंटम कहाँ से आया ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो आपका यूनिट है वो कहाँ से आया वो भी मैंने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वो डिस्कस करने के बाद आगे लिखते हैं। देखो जीटीयू एग्जाम में एक बार पूछा था, अगर आपने नहीं लिखा है वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो, बहुत इजी है और स्कोरिंग चैप्टर है फोर्स वाला, तो आप इजीली क्या कर पाओगे, उसको कवर अप कर पाओगे। जीटीयू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। क्या पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। टाइटल मार देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन, अब मैंने फोर्स भी समझा दिया है, मोमेंटम भी समझा दिया है, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। मैंने दो चीजें ऑलरेडी आपको समझा रखी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। मैं अगले लेक्चर में ये समझा भी मतलब लिख भी दूंगा, बट आप अपनी तरफ से जितना मैंने समझाया उसी से आप लिख सकते हो। पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे कि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, वो एक आपका डिफरेंस हो गया। दूसरा यूनिट लिख पाओगे कि दूसरे का यूनिट, और मतलब यूनिट से आप क्या कर पाओगे, यूनिट से क्या कर पाओगे, उसका डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। तो इतना मैंने दो डिफरेंस तो बता दिया, बाकी का डिफरेंस आप खुद से सर्च करो, ट्राई करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस ये दोनों लिखो, बट ये दोनों के अलावा आपके दिमाग में आपने क्या क्या समझा कौन के कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको ये इजीली आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन, देखो नेट में भी आ ही जाएगा, गूगल पे आप सर्च करोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम 4 पॉइंट्स, तो आ जाएगा। बट मैंने जो समझाया फोर्स के बारे में और मोमेंटम के बारे में, वही से आप खुद से डिफरेंस बनाने का ट्राई करो, ठीक है। तो ही आपको लगेगा कि आप कितना समझे। बाकी गूगल, इंटरनेट है ही, यूट्यूब है ही, बट आप अपनी तरह से पहले बनाओ, अपनी कॉपी में अच्छे से समझो। अगर आप लिख पाए 4 पॉइंट्स तो समझ लेना कि आप समझे हो मैंने जो समझाया है वो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई टीचर आपके दिमाग में नहीं बिठाएगा, आपको खुद से भी ट्राई करना होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने फोर्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ द फोर्स, व्हाट इज फोर्स, कौन किसने डिराइव किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर्स, इफेक्ट ऑफ द फोर्स, मोमेंटम क्या है, किसके डेरिवेशन से हमें फोर्स मिला, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो देखो, फिर भी कुछ दिक्कत है दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। बट आप अपना ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट देखो स्टैंडर्ड 9 में भी काम आएगा, स्टैंडर्ड 11 में भी काम आएगा, और डिप्लोमा डिग्री जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, डिप्लोमा डिग्री जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, उनको भी ये वीडियो काम लगेगा। स्टैंडर्ड 9 में तो यही सब है, चैप्टर 9 वाला है। स्टैंडर्ड 11 में फर्स्ट पार्ट इसी के बेस पे है, और डिप्लोमा या डिग्री हो फिजिक्स सब्जेक्ट में ये आता है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और उसको आगे बढ़ाओ, ताकि जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर ट्यूशनों की फीस, उनको भी समझ में आए। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाई है, गुजराती लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो आई रिक्वेस्ट यू बस आप मेहनत करने लग जाओ। अभी परीक्षाएं, जीटीयू की परीक्षाएं नज़दीक ही आने वाली है, ठीक है। तो आप सही तरीके से ट्राई करो, कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो। इसी के साथ हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।